दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि बेसिक मैथ में हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर के बारे में जाना था। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है हम क्यूबॉइड के बारे में जानने वाले हैं, क्यूबॉइड के बारे में सीखने वाले हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन का एग्जाम जो देते हैं, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 9th और क्लास 10th में है, क्योंकि उनको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है जिसमें इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। आज हम घनाभ के बारे में यानी क्यूबॉइड के बारे में बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और मेरा उम्मीद है कि आज के बाद घनाभ के और घनाभ से रिलेटेड जो भी इसकी क्यूरी है, जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम क्यूबॉइड के बारे में। चलिए सबसे पहले हम एक अपना फिगर तैयार करते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग और तब इसको हम परिभाषित करेंगे, तब हम इसे परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे। हम अपना एक फिगर तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे होगा कि घनाभ होता क्या है, यानी क्यूबॉइड होता क्या है। तो घनाभ वह समानांतर षष्ठफलक है, घनाभ वह समानांतर षष्ठफलक है यानी 6 फलकों वाला वह आकृति है, समानांतर 6 फलकों वाला वह आकृति है बाबू, जिसका प्रत्येक जो फलक है ना वह आयताकार है, यानी प्रत्येक जो इसके फेसेज होते हैं ना वह रेक्टेंगुलर होते हैं यानी आयताकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, अगर ये वाला क्षेत्र अगर हम ले लें तो ये भी हमारा आयताकार है यानी रेक्टेंगुलर है, जिसमें हमें लेंथ और ब्रीथ मिल रहा है। नीचे वाले सरफेस की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास यह आयताकार है। ऊपर की बात करें यानी तमाम जो इसके जो 6 जो आपको फलक दिखाई दे रहे हैं, जो इसके 6 जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं, जो सतह जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वह क्या है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। अब हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों, अपने घर का, जिस रूम में हम रहते हैं, जिस रूम में हम रहते हैं, जिस रूम में हम यहाँ से सीख रहे हैं। जैसे कि ये जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ये दीवार हो गया है, ये दीवार है इस रूम का, और जस्ट इसके अपोजिट में इसके सामने जिस साइड कैमरा लगा हुआ है उस साइड भी दीवार है, मेरे लेफ्ट साइड में भी दीवार है और राइट साइड में भी दीवार है। ऊपर से सीलिंग यानी छत से यह बंद है और नीचे फर्श भी है। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें फर्श की दोस्तों, तो आप लोग अपने रूम में देख रहे होंगे यह क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। सेम उसी प्रकार अगर हम इस दीवार की बात करें या इस बोर्ड को ही ले लीजिए ना, यह जो हमारा जो बोर्ड है ना इसी को ले लीजिए, तो ऐसे ही इसमें 6 फलक चारों तरफ से लगे हुए हैं, एक इधर से एक इस साइड से, माने सब एक दूसरे के अपोजिट साइड में, एक ऊपर से तो एक नीचे से भी, ऐसे 6 सरफेसेस लगकर एक घनाभ का निर्माण किए हैं। और मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा एक बुक का सहारा लूंगा, आज इसमें मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए बाबू, ये बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये बॉक्स, ठीक है ना, ये बॉक्स जो है ना यह घनाभाकार है, ठीक है ना, यानी क्यूबॉइड है। इसके यह एक सतह है, यह जो है ना यह एक सतह हुआ इसका, यानी एक इसका फेसेस हुआ, ठीक है ना, एक सरफेसेस हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें इसके फलक की तो जरा देखिए, तो इसमें क्या है, ब्रीथ है, लेंथ, यानी लेंथ है और ब्रीथ है, तो यह आयतकार ही हुआ ना, आयत में ही ना लेंथ और ब्रीथ हमें मिलता है। जस्ट इसके अपोजिट सेम वही है डायरेक्शन। और बात करें अगर इसके, तो ये भी रेक्टेंगुलर है और इसके अपोजिट ये है। अगर बात करें इसकी ऊपरी सतह की तो ऊपर के अपोजिट में नीचे वाला भी सतह उसी फॉर्मेट में है। तो अब हम समझ पाए हैं कि हमारे पास क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड कैसे हम पता कर पाएंगे कि कोई, ठीक है ना, बॉक्स या कोई भी ऐसा आकृति क्यूबॉइड है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यह 3D में होता है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन यानी 3 आयामों वाला, जिसमें आपको लेंथ मिलता है बाबू, यानी एल मिलता है, यानी इसकी लंबाई मिलती है, ब्रीथ मिलता है यानी इसकी चौड़ाई मिल जाती है।
ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका हाइट मिल जाता है, यानी आपको इसमें ऊंचाई मिल जाती है। जैसे कि आप अपने घर का ही एग्जांपल लीजिए, घर में जो रूम है आपका, जिस रूम में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं अभी फर्श पे खड़ा हूं, ठीक है। एक नीचे वाला ये सतह हो गया, नीचे वाला सरफेस हो गया, दीवार जिसपे यह लगा हुआ है बोर्ड, जस्ट इसके अपोजिट में एक दीवार है, ठीक है। फिर मेरे लेफ्ट साइड में और मेरे राइट साइड में, और मेरी सर के ऊपर जो सेलिंग है, यानी इस सरफेस का, जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं इसके अपोजिट, यानी यह जो छत है ना, ये भी उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमारा फर्श है, ठीक है ना। यानी फर्श और ये हमारा सेलिंग दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह ये और इसके अपोजिट में सेम है, और ये यानी लेफ्ट साइड में, और इस साइड यानी राइट साइड का दीवार जो है सेम है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इस स्थिति में यह हमारा घर का जो रूम हुआ या क्या हुआ, क्यूबॉइड फॉर्म में हुआ, यानी घनाभाकार हुआ, ठीक है। और जरा देखिए लेंथ की बात करें तो हमारे रूम में लेंथ भी है, इसकी ब्रीथ भी है, यानी चौड़ाई भी है। और बात करें अगर हाइट की तो ऊंचाई भी है। अगर हाइट नहीं होता तो जरा बताइए कि हम कैसे खड़ा होते हैं, हम कैसे खड़ा होते हैं। हाइट है, हमसे ज्यादा हाइट है, और इसमें चूंकि हाइट है, ठीक है ना, तभी तो इसमें छत लगा हुआ है। जब हाइट होता ही नहीं और उसको चपका देंगे ऐसे, जब हाइट होगा ही नहीं तब देखिए रेक्टेंगल हो जाएगा, सिर्फ एक आयत हो जाएगा। अब घनाभ नहीं रह जाएगा जब उसमें से हम इसकी ऊंचाई हटा देंगे, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट इसमें होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके हम फेसेस की बात करें, यानी फेसेस यानी जो इसके फलक होते हैं, जिसको आप सरफेस भी कहते हैं, ये वह कितने हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। यह 6 होते हैं, 1 इसके अपोजिट में 2, ये 3 इसके अपोजिट में 4, एक ऊपर वाला 5 और इसके अपोजिट में नीचे 6। यानी अगर इसके सरफेसेस की बात करें या फेसेस की, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 नंबर सरफेसेस यानी सतह, सतह की बात की जाए तो यह कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके किनारे की बात की जाए, अगर इसके किनारे की बात की जाए, डायमेंशंस की बात की जाएगी तो डायमेंशंस भी कितने हैं, 3 ही है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है ना, यानी जो इसके आयाम है। अगर इसके हम अभी हम आप लोगों को बता रहे थे सरफेस, सरफेस हो गया। अब हम बता रहे हैं एजेस यानी किनारे की, यानी इसमें कितने किनारे होते हैं। तो किनारों की जो संख्या हो जाती है ना, वह 12 हो जाती है। देखिए 1, 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। ये नहीं, ये मत काउंट कीजिएगा, ये तो काउंट हो गया था 7, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये 8, ये 9 और इधर जो हमने काउंट कर लिए थे ये 10 और ये 11 और एक 12, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, जरा देख लीजिए। एक ये हमारा किनारा हुआ, एक, अभी नीचे नीचे चलते हैं, 2, ये 3 और ये 4, नीचे आयतकार है हमारा 4 मिल गया, ठीक है। साइड वाले की बात कर रहे हैं तो साइड वाले में देखिए हमने इसको काउंट कर लिया है, तो इसको अब काउंट नहीं करेंगे। तो ये 5 और ये ऊपर जो गया है इस साइड से 6, ठीक है ना, और एक ये हो जाएगा 7, ठीक है। हमने इस साइड का भी काउंट कर लिया। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं, तो हमने देखिए इसको काउंट कर लिया है। तो एक हमारे पास ये किनारा हो जाएगा यानी 8 और एक ये 9 और एक ये वाला 10, ठीक है। नीचे में हमने बाबू इसको काउंट कर लिया है और ऊपर में हमने इसको भी काउंट कर लिया है। तो ये क्या हो गया 11 और एक ये वाला हो गया 12, यानी जो इसके एजेस हो जाएंगे, यानी एजेस यानी किनारे जो होंगे, किनारे वह कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम इसके वर्टिस पॉइंट की बात करें, शीर्ष बिंदु की बात करें दोस्तों, तो वह कितने हो जाते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी जो इसके वर्टिसेस जो हो जाते हैं, जो शीर्ष बिंदु जो हो जाते हैं, वर्टिसेस यानी शीर्ष बिंदु, वह कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम आगे के जो विचार करेंगे, हम इसके आयतन के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में और इससे जुड़े जो भी तथ्य था, ये हमने जो इसका जो बेसिक जो चीज था ना, यानी बेसिक जो प्रॉपर्टीज थे, इसके बारे में हमने सीखा और जाना। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा घनाभ क्या होता है, इसमें कितने सतह होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने इसके शीर्ष बिंदु होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे का जो हमारा विश्लेषण होगा वो हम इसके वॉल्यूम और इसके सरफेस एरिया पे चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं।
एक नंबर वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन तो जो घनाभ का जो आयतन जो होता है ना, घनाभ का जो आयतन वह हो जाता है अपना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। साथ ही साथ अगर आगे की बात की जाए तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, वह हमारा हो जाता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यानी लंबाई गुणे ऊंचाई यानी एल एच। यानी यही हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच जो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ अब क्यों नहीं होगा जरा आप बताइए। अच्छा मान लीजिए कि एल इंटू बी, एल इंटू बी बात करें तो यह रेक्टेंगल का क्या हो जाता है यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाता है ना। तो चूंकि इसमें 6 आपको जो है क्या मिल रहा है, आयत मिल रहा है ना बाबू, तो 3 आयत, उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो अगर हम एल इंटू बी को 2 से गुना करवा देते हैं, एल इंटू बी को 2 से गुना करवा देते हैं, तो ये वाला अगर हम सरफेस की बात करें, एक सरफेस की, एक सतह की जो आयताकार है, तो उसके अपोजिट में भी तो सेम ही है, तो 2 आयत हुआ, यानी एक सामने वाला एक उसके अपोजिट वाला। तो अगर हम एक का निकालें, अगर उसमें 2 से गुना करवा दें तो दोनों का निकल जाएगा। तो ऐसे में कितना बार करना पड़ेगा, यानी एक बार ऊपर के लिए 2 बार और एक बार नीचे के लिए 3 बार। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि जरा देखिए, इसका हम निकाले तो इसके सामने वाला हो गया, इसका निकाले तो इसके सामने वाला हो गया, ऊपर वाला निकाले तो इसके नीचे वाला हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब हम एक ये वाला निकाल लिए तो इसके सामने वाला यानी एक बार, एक ऊपर वाला निकाल लिए तो नीचे वाला भी निकल गया 2 बार, और एक बार इस साइड वाला यानी लेफ्ट का निकालिए तो राइट का, या राइट का निकालिए तो लेफ्ट का, यानी 3 बार, यानी 3 बार क्षेत्रफल निकाल के और उसमें 2 से गुना करवा दीजिए तो बाकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आगे की बात की जाए दोस्तों, आगे की, तो एक इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, लेटरल या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, जैसे कि हमारा ये टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, तो यह हो जाता है वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, या आप इसको लिखिए वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो जरा हमें बताइए, अब अपना रूम का एग्जांपल आप ले लीजिए, जिस रूम में है अभी हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब 4 दीवारों की बात करेंगे दोस्तों, तो एक ये जिसपे बोर्ड लगा हुआ है इसके अपोजिट वाला, ये एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, 4 दीवार तो हो गया। इसमें से क्या क्या चीज गायब हो जा रहा है, तो फर्श गायब हो जा रहा है और हमारा सीलिंग यानी हमारा ये ऊपर का छत गायब हो जा रहा है, यानी इसमें 2 चीज गायब हो रहे हैं। तो जब इस स्थिति में लेटरल या हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताना होता है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वह 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, यानी हम पहले आयत का परिमाप अगर ज्ञात कर लें, एक सतह का अगर हम उसका परिमाप निकाल लें और अगर उसमें ऊंचाई से गुना करवा दें, तो हमारे पास उन 4 दीवारों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, या लेटरल हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया कि एक ये दीवार, तो इसके सामने वाला दूसरा दीवार, और एक ये दीवार यानी तीसरा, और एक इसके अपोजिट चौथा। इसी में कहीं कहीं आपको बोल देगा कि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आपको लेटरल सरफेस एरिया या 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल के साथ साथ अगर उस घनाभ का या उस रूम का क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ देगा कि छत भी ले लिया जाए, तो छत ले लिया जाए। तो अगर छत लेने की बात होगी तो इसमें बस जोड़ते चलिए, अगर छत लेने की बात होगी
ठीक है ना। यानी इसकी सेलिंग की बात होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, क्योंकि छत जो होगा वो आयताकार ही है ना, रेक्टेंगुलर ही है ना, तो वह एल इंटू बी हो जाएगा। साथ ही साथ बोलेगा कि अब उसका फर्श भी लेना है, फर्श भी लेना है, यानी फर्श का मतलब नीचे वाला हिस्सा भी लेना है। तो जो नीचे वाला सरफेस एरिया होता है वही एरिया हमारा ऊपर वाला भी होता है। यानी अगर हम एरिया ऑफ रूफ कर लें, यानी एरिया ऑफ रूफ वही एरिया ऑफ हमारा क्या हो जाता है, सीलिंग हो जाता है। ठीक है ना। जो हमारा नीचे का जो सतह हो गया, ठीक है ना, वही सतह ऊपर का हो जाता है। यानी छत का क्षेत्रफल बराबर नीचे हमारा फर्श का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस स्थिति में इसमें अगर हम 2 से गुना करवा दें, क्योंकि एल इंटू बी जो होगा वह नीचे भी सेम ही होगा और ऊपर भी सेम ही होगा, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम। तो अगर एक का निकाल लें और उसमें 2 से गुना करवा दें तो दोनों का निकल जाएगा। इस स्थिति में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जरा एक बात सोचिए, जब आपसे 4 दीवार बोल ही दे और उसमें भी बोल दे कि छत भी ले लेना है या नीचे का फर्श भी ले लेना है, तो जब इसमें सब आ गया, इसमें सब हिस्सा आ गया, तो जब सब हिस्सा आ गया तो हम सीधे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में सब आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और फिलहाल में अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल का बात की जाए तो आप 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच से निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी दोनों में से अगर किसी एक का चर्चा करें तो आप प्लस करके उसका भी क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे तो आपके पास उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें इसका विकर्ण भी पूछता है, 4 नंबर विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। तो जो विकर्ण का जो हमारे पास जो सूत्र होता है बाबू ध्यान रखिएगा, वह हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों को वर्ग करके जोड़कर जो उसका वर्गमूल निकलता है वही हमारा इसका विकर्ण हो जाता है। यानी इस डायगोनल का विकर्ण हो जाता है, क्यूबाइड का विकर्ण हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा हो जाती है। तो क्योंकि आ जाता है ना कि रूम में हमें सबसे बड़ा, ठीक है ना, माने अधिक से अधिक कितना ज्यादा और कितना बड़ा हम कोई वस्तु को रख सकते हैं। तो जब हम उस कोना से उस कोना में वस्तु को रखेंगे, या बांस को या किसी डंटे को या किसी पोल को उस कोना से इस कोना, तो कोना यानी दोनों जो अपोजिट साइड का जो कोना होगा, ठीक है ना, दोनों सरफेसेस का, एक इस सरफेस का ये वाला और इस सरफेस में इसके अपोजिट ये वाला, तो यही जो होगा ना इस रूम की सबसे बड़ी लंबाई होगी, सबसे ज्यादा लंबाई होगी। अभी देख लीजिएगा आप अपने घर में, एक ये वाला कॉर्नर ले लीजिएगा और एक ये वाला कॉर्नर ले लीजिएगा। एक ये सतह का कॉर्नर हो गया और ये इसके सामने वाला इस सतह के कॉर्नर हो गया। तो इसकी जो लंबाई जो होगी ना, यह रूम की सबसे ज्यादा लंबाई होगी उसके एल से भी, बी से भी और इससे भी। और वैसे भी ज्योमेट्री में मैंने आपको समकोण त्रिभुज जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको सिखा दिया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको पढ़ाया लिखाया है। तो यही हमारा विकर्ण अगर निकाल देंगे तो हमारे पास ये विकर्ण आ जाएगा और उस घनाभ की या उस रूम की, ठीक है ना, या उस आकृति की सबसे बड़ी लंबाई आपके पास निकल जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो तमाम जो इम्पोर्टेंट जो चीज था, हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना सीखना जानना था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हमने आज क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा सीखा जाना। आप इसको बारीकी से पढ़िए, सीखिए, समझिए। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप जरूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल से दोस्तों को जोड़िए। और साथ ही साथ मैथ का बेसिक मैथ जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से बताया गया है। अगर आपको किसी कारणवश आपका वीडियो मिस हो गया है तो इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथ का भी। आप वहां से जाके बिल्कुल जीरो से यानी शून्य से सीख सकते हैं कि व्हाट इज मैथ, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ, मैथ की भाषा क्या है, मैथ क्या है, तमाम चीजों के बारे में बिल्कुल मैंने शुरुआत से आपको बताया है, XYZ, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।